हेलो स्टूडेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के हम अपने अगले वीडियो में आ गए थे और लास्ट वीडियो को अगर रेफ़र करें तो हमने लास्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट हमने देखा था और उसमें कैसे टेट्राड और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ग्रेन के एसेंशियल कैरेक्टर हमें क्या मिलते हैं, ये हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा था। और हमने एक रेफरेंस, एक इंट्रोडक्शन लिया था मेगास्पोरोजेनेसिस का, जिसमें हम फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को देखेंगे और इस वीडियो में हम फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन देखने वाले। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं और थियरी पे ध्यान देते हैं। जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज़ कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी जो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन है उसी को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मेगास्पोर को ही एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज़ नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसमें अगर हम बात करें तो ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेने वाला है कि ओव्यूल में जो न्यूसेलस था ओव्यूल में जो न्यूसेलस था उसके माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूसेलस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर था। हमने लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में देखा था, न्यूसेलस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर था और उसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है और यही मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है और डिवाइड करती है, जिससे वो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। तो कैसे ये डिवाइड करती है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करती है मियोसिस डिवीज़न में। कैसे डिवाइड करती है? मियोटिक डिवीज़न में, और 4 लीनियर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कितने? 4 लीनियर सेल्स का फॉर्मेशन करती है जिन्हें मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, 4 लीनियर सेल्स एक के एडजेसेंट एक अरेंज होती हैं जिन्हें मेगास्पोर टेट्राड कहा जाता है। और ये जो मेगास्पोर टेट्राड पहले 2 सेल बनती हैं तो उन्हें डायाड कहते हैं। फिर ये 2 सेल और डिवाइड करके 4 लीनियर सेल्स बनाती हैं तो उन्हें मेगास्पोर टेट्राड कहा जाता है। इन 4 में से जो हर एक सेल है ये हैप्लॉइड है और इन चारों का फॉर्मेशन मियोसिस से हुआ। ठीक है, तो पहले डायाड बनता है और फिर टेट्राड बनता है, यानी पहले 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे डायाड कहते हैं, फिर 4 सेल का स्ट्रक्चर बनता है जिसे टेट्राड कहते हैं। इनके टेट्राड में और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टेट्राड में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर जो टेट्राड सेल्स हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज होती हैं और यहाँ पर ये लीनियर फॉर्म में अरेंज होती है। लीनियर मतलब एक सीधी लाइन में अरेंज होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आगे जो इसका जो टेट्राड की 4 सेल्स हैं उसमें से 3 सेल्स डीजेनरेट कर जाती हैं। ठीक है, 3 सेल्स डीजेनरेट कर जाती हैं तो बचती एक अकेली सिंगल सेल है और वो सिंगल सेल डिवाइड करती है मियोसिस से। ठीक है, वो सिंगल सेल डिवाइड करती है मियोसिस से, जिसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये स्टेप वाइज माइटोसिस से डिवाइड करती है। माफ़ करिएगा, जो 4 लीनियर मेगास्पोर टेट्राड की सेल्स थी उसमें से 3 डीजेनरेट कर जाती हैं, एक सिंगल सेल बचती है और जो सिंगल सेल होती है वो माइटोसिस से डिवाइड करती है। लेकिन ख़ास बात यहाँ माइटोसिस की है कि इस माइटोसिस में केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो लगातार इसका न्यूक्लियस डिवाइड करते जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट माइटोसिस होता है तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं उसी एक सेल में। फिर सेकेंड माइटोसिस होता है तो 2 से 4 न्यूक्लियस बनते हैं और फिर उसके बाद थर्ड माइटोसिस होता है
तो उस 4 से 8 सेल्स बन जाती हैं, ठीक है, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 3 बार माइटोसिस होता है और हर एक माइटोसिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनका डबल होता जाता है। तो तीसरा माइटोसिस जब एंड होता है तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यहाँ पर बनती है। फिर 8 न्यूक्लियस, इसमें 4 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल पोल की तरफ मूव कर जाते हैं और 4 न्यूक्लियस चलाजल पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, जो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि थर्ड वाला जो डायग्राम हमने मार्क किया है उसमें दिख रहा है कि 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चले गए और 4 न्यूक्लियस नीचे की तरफ चले गए, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ जाते हैं और जो न्यूक्लियस चलाजल पोल की तरफ जाते हैं, चारों न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर पे वापस आते हैं, ठीक है, याद रखना। 4 न्यूक्लियस ऊपर गए थे और 4 न्यूक्लियस नीचे गए थे और चारों में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर पे वापस आता है, यानी ऊपर के 4 में से एक आया, ऊपर 3 रह गए, नीचे के 4 में से एक आया सेंटर में और नीचे 3 रह गए। तो ये डायग्राम हमें यहाँ पर दिखता है कि जब एक एक न्यूक्लियस ऊपर और नीचे से सेंटर पे आता है तो उस न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियस कहते हैं या सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं। पोलर न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक नॉर्थ पोल से आ रहा है, एक साउथ पोल से, यानी एक माइक्रोपाइलर पोल से आ रहा है और एक चलाजल पोल से आ रहा है। और सेंट्रल न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटर पे दोनों आते हैं और इसकी वजह से उन्हें सेंट्रल न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी सेल होती है, मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस पूरी सेल को सेंट्रल सेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन उस सेंट्रल सेल में अब साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ, याद रखिएगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 सेल्स बनती हैं, एक एग सेल बनती है और 2 सिनर्जिड बनती हैं। और चलाजल पोल या चलाजल एंड की तरफ भी 3 सेल्स बनती हैं और तीनों एंटीपोडल सेल्स कही जाती हैं। तो ये हमें नेक्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम को देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम को, इसके पहले वाले डायग्राम को यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हमने टिल्ट कर दिया है, जिसमें हमें नीचे जो है माइक्रोपाइलर एंड दिख रहा है और नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे हमें एग सेल और 2 सिनर्जिड दिख रहे हैं। ऊपर जो है चलाजल एंड है और चलाजल एंड पे हमें 3 एंटीपोडल सेल्स दिख रही हैं और बीच में जो सेंट्रल सेल, जो पुरानी सबसे बड़ी सेल थी, उसे सेंट्रल सेल कहा जा रहा है, जिसमें हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखते हैं। तो जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें एक बड़ी सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल सेल जो कि चलाजल पोल पे प्रेजेंट होते हैं, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड जो कि माइक्रोपाइलर पोल पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और ये बहुत फेमस स्टेज है जिसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हमें दिखाई देती है और इसी को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ख़ास बात एक और है, डायग्राम में हम देख सकते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस जैसा कुछ हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिनर्जिड्स यानी माइक्रोपाइल पोल पर प्रेजेंट होते हैं और सिनर्जिड्स से एसोसिएटेड पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है वो मैं बता दूं, आगे हम पढ़ेंगे। ये हेल्प करते हैं इन नेविगेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का काम करते हैं कि पॉलन ट्यूब को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ उसे अपने गैमीट या बोला जाए अपने न्यूक्लियस को रिलीज़ करना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस को ही यहाँ पर थोड़ा सा और इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को देखते हैं। तो part of ovule showing a large megaspore mother cell, a dyad and a tetrad of megaspore। B पॉइंट कह रहा है, B जो डायग्राम है कि 1, 2, 4 and 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, 8 न्यूक्लियस जिसमें 4 अलग अलग पोल्स पर मूव कर जाते हैं।
और फिर वहाँ से वापस आने के बाद एक एक न्यूक्लियस सेंटर सेल में आता है, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने पे हमें इस डायग्राम में जो सी डायग्राम है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक हमें दिखता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये मेगास्पोर मदर सेल के बारे में कहा जा रहा है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस? क्योंकि इसी डिवीजन से रिडक्शन होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, तो जो गैमीट का न्यूक्लियस बनेगा उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। Next, female gametophyte in majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while other three degenerate। ये हमने अभी सुना कि जो टेट्राड बनता है उसमें से एक ही फंक्शनल होता है और बाकी तीन जो है मेगास्पोर वो डीजेनरेट कर जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, तीन के डीजेनरेट होने के बाद जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, वही आगे जाके डिवाइड करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो जो सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है, इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन के आता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है जब बनता है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और उसमें अभी जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर डिप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल जो है ये भी डिप्लॉयड है, अभी इसमें मियोसिस हुआ नहीं है। उसके बाद जब टेट्राड बनेगा उसके बाद तीन डीजेनरेट होंगी तो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। फंक्शनल मेगास्पोर मियोसिस से बना है तो वो हैप्लॉइड होगा और उसके बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा और उसमें हर एक सेल जो प्रेजेंट होगी वो सभी सेल हैप्लॉइड होगी। तो लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर डिटेल। और डिटेल में देखते हैं तो क्या समझ में आएगा। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई which move to the opposite pole forming the two nucleated embryo sac। तो ये डिवाइड करता है और इसके डिवीजन से दो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है। टू मोर सीक्वेंशियल माइटोसिस। तो यहाँ पर बात आती है जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसमें होने वाला डिवीजन माइटोसिस। हमने बोला कि 3 बार माइटोसिस होता है, तो पहले माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, दूसरे और तीसरे माइटोसिस से रेस्पेक्टिवली 4 और 8 न्यूक्लियस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, अभी तक साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है जो हम यहाँ देख रहे हैं। फिर बात आती है 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइल एंड कंस्टिट्यूट द एग एपरेटस। तो एग एपरेटस 3 जो न्यूक्लियस माइक्रोपाइल पोल पर थे वो सेल बना लेते हैं, जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड, और तीनों को एक साथ एग एपरेटस कहा जाता है। द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। तो वही जाहिर सी बात है कि एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड और 1 सिंगल एग सेल पाई जाती है। The synergids have a special cellular thickening at a micropyle tip, जिसे filiform apparatus कहा जाता है। तो माइक्रोपाइल टिप की तरफ जो सिनर्जिड्स होते हैं उनमें थिकनिंग ज़्यादा होती है और वहाँ पर वो स्ट्रक्चर जो बनता है उसे फिलीफॉर्म apparatus कहा जाता है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इन द सिनर्जिड, जो नेविगेट करेगा, गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। 3 cells at the chalazal end are called as antipodal cell। तो चलाजल एंड पे जो 3 न्यूक्लियस बने थे वो 3 सेल बन जाते हैं और उन्हें एंटीपोडल सेल कहा जाता है। और द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जो सेंट्रल सेल थी उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और दोनों अलग अलग पोल से आते हैं, इसलिए उन्हें पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं।
Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleated and 7 celled stage। तो ये वो फेमस 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और ये वो फेमस डायग्राम है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि एक फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट है। आगे देखते हैं इसकी थियरी पे। तो इट इज़ ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। तो ये जो माइटोसिस हो रहा था ये फ्री न्यूक्लियर है, इसमें केवल न्यूक्लियस अभी डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो इसमें न्यूक्लियस के डिवीजन के ठीक बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और उसके सेल वॉल के फॉर्मेशन से अलग अलग सेल्स बनती हैं। तब एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कह रहे हैं। यही वो फेमस डायग्राम है जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में आपसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उन सेल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या मिलेगा, इन पॉइंट्स को देखते हैं। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। तो 8 में से 6 न्यूक्लियस अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड। इन सबकी अपनी अलग अलग सेल वॉल है, लेकिन जो 2 न्यूक्लियस हैं जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियस कहा जा रहा है, इनके बीच में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो हैं ये डायरेक्टली एग एपरेटस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और इनका एग एपरेटस के नीचे पाया जाना एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि एग एपरेटस यानी एग और सिनर्जिड के ठीक नीचे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम प्रोसेस देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब क्या होता है, जब ये फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरह से बन जाता है तो न्यूसेलस की बाकी जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, और न्यूसेलस की बाकी सेल्स के डीजेनरेट होने के बाद न्यूसेलस की जो पूरा साइज़ था, पूरा शेप था, उसकी जो पूरी पोजीशन थी, उसका जो पूरी बाउंड्री थी, वो पूरी बाउंड्री को ये एम्ब्रियो सैक एक्वायर कर लेता है। तो फाइनल या फुल्ली मैच्योर होने के बाद हमें ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स के अंदर ये फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो सैक ही दिखाई देता है, जिसमें माइक्रोपाइल पोल की तरफ एग एपरेटस और चलाजल पोल की तरफ हमें एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं। ये पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कह रहे हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को अगर हम डिफाइन करें कि क्या होता है पॉलिनेशन, देखिए अभी हमने पढ़ा कि मेल गैमेटोफाइट बन गया, फिर हमने पढ़ा कि फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब दोनों गैमेटोफाइट तो अलग अलग स्ट्रक्चर में बने हैं, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग जगह पर बने हैं। अब ये दोनों गैमेटोफाइट कैसे एक दूसरे के पास आएंगे और कैसे ये फ्यूज़ करेंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये हमें समझ में आएगा इस टॉपिक से जिसे हम कह रहे हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को अगर हम डिफाइन करें कि क्या होता है पॉलिनेशन, तो समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन। एक बड़ी बेसिक सी डिफिनीशन है कि जब पॉलन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक होता है तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। किसके एंथर से किसके स्टिग्मा तक की ये बात नहीं हो रही, वो फिर आगे बात होती है। तो बेसिक डिफिनीशन में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन। लेकिन क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी समझते हैं कि भाई गैमीट को ट्रांसफ़र होना है, तभी वो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी उसकी आगे की जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो फर्टिलाइजेशन के लिए
नेक्स्ट जनरेशन की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए पॉलिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों ही गैमीट नॉन मोटाइल हैं, तो ये कैसे एक दूसरे के पास आएंगे और उसके लिए ये प्रोसेस पॉलिनेशन जो है परफॉर्म होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत अलग अलग और बहुत स्पेशल ऐसे मैकेनिज़्म और स्पेशल ऐसी टैक्टिक्स पाई गई हैं, स्पेशल ऐसी टेक्निक्स पाई गई हैं जिनके अकॉर्डिंग वो पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं। तो क्या क्या टेक्निक हैं ज़रा देखते हैं। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। वो बाहर के एजेंट, दूसरे ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स को यूज़ करते हैं अपने पॉलिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंथर से स्टिग्मा तक। तो किसको यूज़ करते हैं, ज़रा अगर हम बेसिक बात करें तो जनरली ये जो पॉलिनेशन फ्लावर परफॉर्म करते हैं ये दो एजेंट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, आइदर बायोटिक एजेंट जो लिविंग फैक्टर होते हैं या एबायोटिक एजेंट जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं। तो कैन यू लिस्ट सम पॉसिबल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट? तो हाँ, जाहिर सी बात है, दो एजेंट होते हैं मेनली, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। अब बायोटिक कौन है और एबायोटिक कौन है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स हैं। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन और बेसिक अगर हम पॉलिनेशन के टाइप्स की बात करें तो हमें 3 टाइप का पॉलिनेशन मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करता है कि पॉलिन कहाँ से आ रहा है, यानी किस फ्लावर के किस एंथर से आ रहा है और किस फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। इस पे डिपेंड करते हुए 3 तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें पहला पॉलिनेशन ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है भाई? जब कोई पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के एंथर से अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसपोर्ट होता है तो उस प्रोसेस को ऑटोगैमी कहते हैं। सो इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो यानी एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक अगर ट्रांसपोर्ट हो तो उसे ऑटोगैमी कहा जा रहा है। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोजेज द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रैदर रेयर। तो अगर कोई नॉर्मल फ्लावर की बात करें जिसका एंथर और स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज होता है, बाहर से दिखाई देता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका एंथर उसी के स्टिग्मा पर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उसका एंथर दूसरे स्टिग्मा पर जाए और दूसरे किसी फ्लावर का एंथर उसी स्टिग्मा पर आए, क्योंकि दोनों ही एक्सपोज्ड हैं। तो एक्सपोज्ड फ्लावर में ऑटोगैमी का पाया जाना थोड़ा रेयर है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे, या बोला जाए उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करे। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर synchrony of pollen release and stigma receptive, and also the anther and stigma should lie close to each other that self pollination can occur। तो ऑटोगैमी को टेक्निकली सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। और हमने बोला कि अगर फुल्ली एक्सपोज्ड फ्लावर है जिसके एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज हैं और ऐसे में ऑटोगैमी होना या सेल्फ पॉलिनेशन होना थोड़ा रेयर है, कम चांसेस हैं, लेकिन तब भी हो सकता है अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों बहुत पास पास प्रेजेंट है कि पॉलन को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, आसानी से वहाँ से रिलीज हो और वो स्टिग्मा तक पहुँच जाए। सम प्लांट सच एज वायोला, नाम याद रख लेना, वायोला एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। वायोला जिसे कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस एंड कैमेलिना प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वायोला, ऑक्सैलिस और कैमेलिना में 2 तरह के फ्लावर बनते हैं। कैसे फ्लावर बनते हैं? कैज़्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या क्या होते हैं कैज़्मोगैमस फ्लावर और क्या होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ध्यान से देखिएगा। कैज़्मोगैमस फ्लावर कहा जाता है
फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। जब कोई एक फ्लावर दूसरे स्पीशीज के फ्लावर की तरह दिखाई देता है जिसमें कि एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा हो, तो उस तरह के फ्लावर को कैज़्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। और दूसरा है क्लिस्टोगैमस, जब कोई फ्लावर ओपन ही नहीं होता तो यानी उसमें क्लोज कंडीशन में ही पॉलिनेशन होता है। तो क्लोज कंडीशन में पॉलिनेशन होता है तो वो ऑटोगैमी को प्रमोट कर रहा है। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। तो क्लिस्टोगैमस के केस में जो एंथर और स्टिग्मा है ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं, और जब एंथर डेहिसेंस होता है यानी एंथर रप्चर करता है इन द फ्लावर बड कंडीशन में, तो पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा एंड इफेक्ट पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है और पॉलिनेशन कॉज कराता है, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वो बर्ड स्टेज में ही हो रहा है, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही हो रहा है। तो ऐसे में चांस ही नहीं रहता कि बाहर से कोई पॉलन अंदर आए या अंदर से कोई पॉलन बाहर जाए। इसलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। तो जो क्लिस्टोगैमस कंडीशन है ये इनवेरिएबली बिना किसी अपवाद के ऑटोगैमस की कंडीशन है, यानी खुद का मेल गैमेट खुद के ही फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, और इसमें कोई चांस नहीं है कि यहाँ का पॉलन कहीं बाहर जाए या बाहर का पॉलन यहाँ लैंड करे, यानी क्रॉस पॉलन लैंडिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। किस में नहीं है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। यहाँ कैज़्मोगैमस की बात नहीं हो रही, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूसेस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो ये भाई जाहिर सी बात है, इन्हें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत है ही नहीं, और पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है और बर्ड स्टेज में इनमें पॉलिनेशन हो रहा है, तो बर्ड स्टेज में पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन के सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा इसलिए सीड का फॉर्मेशन एश्योर्ड है, यानी ये श्योरिटी है कि इनमें पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन होगा। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? एडवांटेजियस इसलिए है कि जो एंसेस्टर के कैरेक्टर हैं वही आगे की जनरेशन में जो है फ्लो होते हैं, उन्हीं की प्रोजेनी पाई जाती है, और डिसएडवांटेजियस इसलिए है क्योंकि इनमें नए हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, जिससे इनमें अडाप्टेशन की चांसेस कम है और आगे चल के ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी ध्यान से सुनेगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट यानी फ्लावर तो चेंज हो रहा है लेकिन प्लांट चेंज नहीं हो रहा है। जब कोई पॉलन एक फ्लावर के एंथर से उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक लैंड करता है, जाता है, तो उसे जिटोनोगैमी कहा जाता है। ऑल्दो जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट बट सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन ऑटोगैमी के सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो सेम प्लांट से ही आ रहा है। अब इसके रिलेटेड मैं एक स्टेटमेंट आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लूँ। थर्ड जो पॉलिनेशन का टाइप है जीनोगैमी, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक होता है तो उसे जीनोगैमी कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर भी डिफरेंट होगा, तो इसे कहा जाता है जीनोगैमी।
और ये कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन इन तीनों में ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी, तीनों में खास बात क्या है? ऑटोगैमी इज कंसिडर्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन इन बोथ जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली एस्पेक्ट। जेनेटिकली और इकोलॉजिकली एस्पेक्ट दोनों में ही ये सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। जिटोनोगैमी को जेनेटिकली जो है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन इकोलॉजिकली इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है क्योंकि सेम प्लांट है। और जीनोगैमी को इकोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन में। तो यहाँ पर वही बात हो गई, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर और सी डायग्राम है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस जिनके बड पॉलिनेशन जिनमें पाया जा रहा है। यहाँ पर ये तीनों के डायग्राम बने हैं। फिर बात आती है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, कि पॉलिनेशन कौन करा रहा है, किस तरह के एजेंट हैं जो पॉलिनेशन करा रहे हैं, उसे कहा जाता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो मैंने बताया कि बेसिकली 2 तरह के एजेंट हैं, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट जो लिविंग हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें बायोटिक एजेंट कहा जाता है, और जो नॉन लिविंग हैं उन्हें एबायोटिक एजेंट कहा जाता है। एबायोटिक एजेंट में विंड और वाटर, और वहीं बायोटिक एजेंट में एनिमल्स जो है वो एजेंट हैं जो पॉलिनेशन को अचीव करने में हेल्प करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूजेस बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। अगर हम मेजॉरिटी देखें प्लांट्स की तो लगभग 80% जो पॉलिनेशन है वो बायोटिक एजेंट की वजह से होता है। मोर देन 80%, 80% भी अगर मैं बोलूँ तो 80% अकेला केवल इंसेक्ट्स की वजह से होता है। मोर देन 80% जो है इंसेक्ट्स के अलावा भी हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेशन कराते हैं। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक पॉलिनेशन बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है। पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ ए चांस फैक्टर बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक जो एबायोटिक एजेंट से पहुंचते हैं तो वो विंड और वाटर के थ्रू पहुंचते हैं। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। इसको समझिएगा। अब भाई एक फ्लावर है जिसमें विंड से या वाटर से पॉलिनेशन होना है। अब विंड या वाटर से पॉलिनेशन होना है तो हवा और पानी का कोई भरोसा नहीं, हवा का कोई भरोसा नहीं कब किधर को बह जाए, और ऐसे ही पानी का भरोसा नहीं कि कब वो भी किधर को फ्लो कर जाए। तो इसलिए भाई मान लीजिए एक प्लांट है जिसका दूसरा प्लांट जो है उसके लेफ्ट साइड में है, लेकिन वाटर का फ्लो और विंड का फ्लो राइट साइड की तरफ। तो ऐसे में क्या होगा, पॉलिनेशन की चांसेस थोड़ी कम है। उन चांसेस को कंपनसेट करने के लिए ये जो प्लांट होते हैं जो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन करते हैं, ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। तो दे प्रोड्यूसेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन टू कंपनसेट। किसको कंपनसेट करते हैं? पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन का लॉस हो रहा है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन। तो अगर विंड और वाटर में बात करें तो वाटर हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एयर हर जगह अवेलेबल है। तो विंड पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन है।
Wind pollination also require that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. तो जब भी विंड से पॉलिनेशन होगा, हवा से पॉलिनेशन होगा, तो उस पॉलिनेशन में ज़रूरी है कि जो पॉलिनेशन हवा से हो रहा है उसमें पॉलन हल्का हो, जिससे हवा विंड के फ्लो के साथ वो पॉलन भी जो है फ्लो कर पाए, नॉन स्टिकी हो जिससे कि आसानी से वो अपने एंथर से रिलीज़ हो पाए, एंड सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करंट, और इसी की वजह से हवा के बहाव के साथ वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. They often possess well exposed stamens so that the pollen are easily dispersed into the wind current. तो इनके जो स्टेमेंस होते हैं वो एयर में बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं. एयर में एक्सपोज होते हैं तो उनके बीच में, स्टेमेंस के बीच में एयर मूव करती है जब, तो आसानी से वो पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करते हैं, जिससे आसानी से वो पॉलन ग्रेन एयर के साथ डिस्पर्स हो सकते हैं. लार्जली ऑफन फेदरी स्टिग्मा पाया जाता है जब भी एयर से पॉलिनेशन होता है. ये डायग्राम में देख लीजिए, फेदरी स्टिग्मा हमें दिखाई दे रहा है, और ये फेदरी स्टिग्मा के बीच से जब एयर क्रॉस होती है तो आसानी से पॉलन जो है रिलीज़ हो जाते हैं एयर में, जिससे वो पॉलन एयर के थ्रू पॉलिनेट हो पाते हैं. व्हेन पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैज़ अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassel when you see are nothing but the stigma and style with the wind wave to trap the pollen grain. तो ऐसा हम देखने को कब मिलता है कि जब सिंगल ओव्यूल हो ओवरी में और बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ अरेंज हो इन्फ्लोरेसेंस में. तो एक एग्जांपल हमें कॉर्न में देखने को मिलता है. बहुत से फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉर्न में से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं जो पॉलन को ट्रैप कर सकें, क्योंकि वो जितने ज़्यादा फेदरी होंगे उतना ज़्यादा एयर में जो पॉलन जो फ्लोट कर रहा है एयर के साथ उसको ट्रैप करने में ज़्यादा सहायक होंगे, ज़्यादा एलिजिबल होंगे. विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. तो ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन है, और विंड से होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहा जाता है. याद रखिएगा, एनिमोफिली. तो पॉलिनेशन बाय वाटर पे आते हैं, वाटर से होने वाला पॉलिनेशन हाइड्रोफिली. सो पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉट्स. तो वाटर में जो पॉलिनेशन होता है वो थोड़ा रेयर है फ्लावरिंग प्लांट्स में, और लगभग 30 ऐसे जीनस हैं जेनरा में ये वाटर से पॉलिनेशन होता है, और ज़्यादातर किस में होता है, मोनोकॉट्स में होता है. ये पॉइंट नोट करना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है. एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट सच एज ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी. तो ये हमने पढ़ा है प्लांट क्लासिफिकेशन में कि वाटर जो है गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, लोअर प्लांट्स में, जिसमें कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हमने ये पढ़ा है. लेकिन कुछ मोनोकॉट्स में भी ये देखने को मिलता है. कैसे? इट इज़ बिलीव दैट पर्टिकुलरली सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन. तो कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वो इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाए, कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उसी लिमिटेड एरियाज़ में ही उनमें जो है ट्रांसपोर्ट हो पाता है वाटर के थ्रू. तो जहाँ तक वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाता है वहीं तक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स फैल पाए हैं. इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर जगह ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वाटर उनकी जो स्प्रेडिंग है उसको लिमिटेड करता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, तो हाइड्रोफिलिक इसमें देखने को मिलता है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन ग्रासेस सच एज जोस्टेरा. तो जोस्टेरा में भी देखने को मिलता है जो कि
मरीन ग्रास है, और वहीं वेलिसनेरिया और हाइड्रेला ये दोनों फ्रेश वाटर प्लांट हैं जिनमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, तो सभी एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन के लिए वाटर यूज़ नहीं करते। जैसे कि लोटस को ले लीजिए, लोटस का जो फ्लावर है वो वाटर सरफेस से बाहर निकला होता है और उसमें पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, और इंसेक्ट्स से होने वाले पॉलिनेशन को एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। आप याद रखिएगा, नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, तो ज़रूरी नहीं कि जो पानी में रहे उसमें वाटर से ही पॉलिनेशन हो। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबव द सरफेस एंड pollination takes place by insects or wind as in most of the land plants। तो कई ऐसे प्लांट है, लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, वाटर हायसिंथ जिसे आइकॉर्निया क्रेसिपस कह रहे हैं, आइकॉर्निया क्रेसिपस में भी, और इनमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वो आइदर इंसेक्ट से हो रहा है या विंड से हो रहा है। और इंसेक्ट्स और विंड ज़्यादातर जो लैंड के प्लांट्स होते हैं उनमें ही पॉलिनेशन कराते हैं, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स के जो फ्लावर सरफेस से बाहर निकले होते हैं उनमें भी इंसेक्ट्स या विंड्स की वजह से पॉलिनेशन होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में? एक पॉइंट, इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेस टू सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सरफेस, वाटर की सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा है। इस तरह के पॉलिनेशन को एपीहाइड्रोफिली कहा जाता है। एपीहाइड्रोफिली क्या है? कि जो वाटर की सरफेस है उसी वाटर की सरफेस पर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, और जो वेलिसनेरिया है, जो मेल फ्लावर है वो वाटर के नीचे होता है। मेल फ्लावर गैमेट रिलीज करता है तो पॉलन ग्रेन वाटर की सरफेस पर आता है, और सरफेस पर स्टिग्मा होता है तो वो सरफेस पर ही उस स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। इस तरह के पॉलिनेशन को एपीहाइड्रोफिली कहा जाता है। तो एपीहाइड्रोफिली नोट कर लेना, उसका एग्जांपल है वेलिसनेरिया। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट, तो अब वो सरफेस पे आ गया है एंथर, जो पॉलन और स्टिग्मा दोनों, तो उसकी वजह से जो वाटर फ्लो करेगा उसी वाटर करंट की वजह से पॉलन भी ट्रांसपोर्ट होगा, और हो सकता है कि उसी ट्रांसपोर्ट में, उसी पैसिव फ्लो में, पैसिव मूवमेंट में वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए और पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है सी ग्रासेस में, जिसमें फ्लावर जो है वो सबमर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर, और इसे हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है, यानी पॉलिनेशन जो है सरफेस के नीचे होता है। तो सरफेस के नीचे होता है यानी वाटर में एक पर्टिकुलर लेवल पर स्टिग्मा प्रेजेंट होगा और उसी लेवल पर पहुंचेगा पॉलन, और पॉलन उस स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा। तो ये करने के लिए सबसे खास बात है कि उस पॉलन में बायंसी होनी चाहिए, उत्प्लाव होना चाहिए। बायंसी होगी जिससे वो पॉलन उसी लेवल पे पहुंचेगा जहाँ जिस लेवल पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर नीचे गया तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, भले ही वो लेटरल फ्लोट करे, तो उसी लेवल तक पहुंचेगा जिस लेवल तक स्टिग्मा है, तभी वो पॉलिनेशन को सक्सेसफुल कर पाएगा। और इस तरह के पॉलिनेशन को हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है, याद रखना है। Pollen grain in many such species are long ribbon-like and they are carried passively inside the water। तो कई स्पीशीज़ हैं जिनमें pollen grain ribbon-like होते हैं, लॉन्ग होते हैं और पैसिवली वाटर के फ्लो के साथ वो वाटर में फ्लो करते हैं। Some of them reaches to stigma and achieve pollination। तो उसमें से कुछ ही स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि एबायोटिक जो एजेंट होते हैं पॉलिनेशन को, उनमें पॉलन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इन द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेज कवरिंग। तो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में पॉलन जो है वो वाटर से प्रोटेक्टेड रहे तो उसके ऊपर एक म्यूसिलेज की लेयर पाई जाती है, एक ऑयली लेयर होती है, और वो म्यूसिलेज की ऑयली लेयर उस पॉलन को वाटर से वेट होने से प्रोटेक्ट करती है। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produces nectar। जनरली क्या होता है कि फ्लावर
कलरफुल या नेक्टर तभी प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करना हो पॉलन को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो जिनमें बायोटिक पॉलिनेशन होता है जनरली उन्हीं में फ्लावर जो ब्राइट कलर्ड होते हैं या उनमें नेक्टर पाया जाता है। यहाँ विंड को अट्रैक्ट करने के लिए किसी कलर की ज़रूरत है नहीं, ना ही नेक्टर की ज़रूरत है और ना ही वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए है, तो ना ही इन्हें कलरफुल होने की ज़रूरत होती है और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, क्या ज़रूरत पड़ती है, बायंसी की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन की ज़रूरत पड़ती है ताकि पॉलन के लॉस को कंपनसेट किया जा सके। तो यहाँ पर ये डायग्राम है जो दिखा रहे हैं पॉलिनेशन को लेकर। तो यहाँ तक था हमारा एबायोटिक एजेंट का पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा जिसमें हम पॉलिनेशन के ही बायोटिक एजेंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही बच्चों, रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।